नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात के 108वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने विचार किए साझा। इस साल की अंतिम कड़ी में देश की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता देश अब नहीं रुकने वाला। अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फूल बेचने वाली मीरा के घर पीएम ने पी चाय। मीरा ने पीएम के साथ की दिल खोलकर बातें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का किया शिलान्यास। कहा, भारत में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में हुई लगभग 51% की वृद्धि। आज दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर। झारखंड में 1 जनवरी को विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम। राज्यपाल राधाकृष्णन व केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे शुभारंभ। कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम व 100 से अधिक स्टॉल से लाभान्वित होंगे हजारों किसान। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 108वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये पीएम की इस साल की अंतिम मन की बात थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि देश अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात के 108वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने परिवारजनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद सुखद होता है। 2023 के अंतिम मन की बात में पीएम ने इस साल देश की तमाम उपलब्धियों को देशवासियों के साथ साझा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों के आने वाले नूतन वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विकसित भारत का कोना कोना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है।
पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों पर गर्व है। पीएम ने इस साल सिनेमा जगत में हासिल उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जब नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देशवासी पूरे संकल्प के साथ अगर किसी उद्देश्य को हासिल करने में जुट जाते हैं तो उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राम की नगरी अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे। उन्होंने उनके घर पहुंचकर चाय पी। मीरा अयोध्या में फूल बेचने का काम करती हैं। पीएम मोदी ने न केवल महिला से हालचाल पूछा बल्कि उनके बच्चों को भी दुलार दिया। उन्होंने महिला से उनकी जिंदगी का संघर्ष जाना। अचानक पीएम मोदी को सामने देख महिला को पहले तो कुछ नहीं सूझा, लेकिन बाद में उन्होंने देश के मुखिया से दिल खोलकर बातें की। इस मुलाकात के बाद महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री का उनके घर आना किसी सपने से कम नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है जी। ये आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपया? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो अलग। बाहर से लाना जी, पड़ता था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह। और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है।
हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। सच में बता रहे हैं। चलिए अब तो मकान बन गया आपका। जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है। जी। अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग जी, किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया है, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम के लिए 300 टन चावल भेजा गया है। रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा और देश भर से आने वाले करीब 30 लाख राम भक्तों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 2,500 राइस मिलर्स की ओर से जुटाए गए 300 टन चावल 11 ट्रकों में भरकर भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, गौरव का विषय है कि भगवान राम के ननिहाल से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 2,500 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं, उनके सौजन्य से 3,000 क्विंटल वो भी सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया। 11 ट्रक यहां से रवाना हुआ है और इससे वहां अयोध्या में भोग लगेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया एवं ई मार्केट अवार्ड 2023 समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में डेयरी और खासकर कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर ने बहुआयामी लक्ष्यों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर दूध का व्यापार कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूध उत्पादन एक बिचौलिए और दूध का उपयोग करने वाले तक सीमित रहता है, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव तरीके से दूध का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य मुनाफे का नहीं है और इसका बहुआयामी फायदा समाज, कृषि, गांव, दूध उत्पादक और आखिरकार देश को होता है। कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर इसने बहुआयामी लक्ष्यों को सिद्ध किया है। दूध का व्यापार एक प्रकार से अगर कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूध का व्यापार दूध उत्पादक, एक बिचौलिया और दूध का उपयोग करने वाले 3 के लिए सीमित रहता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर अगर कोऑपरेटिव तरीके से दूध का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य मुनाफे का नहीं है। इसलिए मल्टी डायमेंशनल फायदा समाज को, कृषि को, गांव को, दूध उत्पादक को और अंततोगत्वा देश को होता है। और ये सफलता की गाथा भारत ने विगत 50 साल में बहुत सुपेरे इसकी अनुभूति की है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी का बिजनेस करता है तब सबसे पहला फायदा होता है दूध उत्पादकों का, क्योंकि उनका शोषण नहीं होता है। अकेला एक दूध उत्पादक होता है तो उसके पास दूध के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है और मार्केट को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं तो एक गांव का दूध संघ होता है, वो सभी गांव के दूध संघ का एक जिला का दूध संघ होता है और सभी जिला के दूध संघ का अमूल जैसा फेडरेशन जो अब देश के हर राज्य में लगभग बन चुका है, सफलता से चलता है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 50 साल में इस सफलता की गाथा की अनुभूति की है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग 51% वृद्धि हुई है, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ हुई बढ़ोतरी है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ सबसे 1 नंबर पर पहुंचा है और भारत में पिछले 8 वर्षों में लगभग 51% वृद्धि दुग्ध उत्पादन में हुई है, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले हम हैं। मित्रों, ये इसीलिए संभव हुआ है कि ज्यादातर ये कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है। और 1 जनवरी 2024 को झारखंड के खरसावा में किसान समागम का आयोजन होगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा शुभारंभ करेंगे। किसान समागम या कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप आदि द्वारा 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जो हजारों किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होंगे। मेले में झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मेले में राज्य के हजारों किसान भाग लेंगे और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए किसानों के विकास एवं उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी मेले में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। मेले के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, ड्रोन का कृषि में उपयोग तथा कृषि को उद्यम के रूप में विकसित करने सहित अन्य संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 425, द्वारका सेक्टर 8 में 425, RK पुरम में 426, मुंडका में 431 दर्ज किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए कृष्णानगर इलाके में अखबार विक्रेताओं को गर्म कपड़े बांटे। 4 पत्रक बंधु हैं जो सुबह सुबह घर से 4 बजे निकलते हैं और हर घर में अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो उन सबके लिए गर्म कपड़े दे रहे हैं हम लोग। दिल्ली वालों के लिए समाचार पत्र पहुंचाने का काम करें, जानकारी देने का काम करें, लेकिन उनकी जान की रक्षा हो, वो सब सुरक्षित रहें, उसकी चिंता के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया है कि जितने भी समाचार पत्रक बंधु हैं उनको गर्म कपड़े पहुंचाए जाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं हवाई सेवा भी काफी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घने कोहरे के बाद विजिबिलिटी कम हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया गया। नई दिल्ली में जारी नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का शनिवार को दूसरा दिन था। इस मेले की खास बात यह है कि यहां पर लगाए गए ज्यादातर स्टॉल्स प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के हैं। सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी आज लाखों की संख्या में हैं। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स या आसपास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेता शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स आमतौर पर छोटी पूंजी आधार के साथ काम करते हैं, जिनको कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी वालों के ठप पड़े कारोबार को फिर से शुरू करने में पीएम स्वनिधि योजना वरदान साबित हुई। पीएम स्वनिधि योजना
पीएम पंतप्रधान जी ने लागू की थी उसका हमको बहुत लाभ हो गया, क्योंकि कोरोना काल में हमारे सब व्यवसाय बंद थे और पिछले 75 साल में कभी भी कोई भी सरकार ने आज तक स्ट्रीट वेंडर को लोन नहीं दिया था। तो पीएम मोदी जी ने 10,000, 20,000 और 25,000 लोन स्ट्रीट वेंडर को दिया है। इसके काफी लाभ हुआ स्ट्रीट वेंडरों को। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नेशनल फूड फेस्टिवल में मौजूद महिला लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में मिली इस राहत ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल वित्तीय सहायता मिली है, बल्कि बाजार तक उनकी पहुंच भी बढ़ गई है। नासवी कंपनी से जब से जुड़ी हूँ तब से पीएम स्वनिधि के बारे में पता चला। लोन लिए 10,000, फिर 20,000, बहुत ये हेल्प मिला रोजगार के लिए। इनके स्वनिधि से हमें ये फायदा हुआ है कि हम कहीं से कर्जा नहीं ले रहे, हमें स्वनिधि से ही हमें चुकाना है और हमें फायदा है। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ने किया है। 3 दिनों तक का यह आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 दिसंबर तक चलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से इस फूड फेस्टिवल में आए इन लाभार्थियों के साथ लाखों लोगों का जीवन आज बदल चुका है। ये स्वयं आत्मनिर्भर होकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में हर दिन प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के हर गांव तक आईईसी वैन पहुंच रही है। इसी क्रम में मिर्जापुर के 500 गांव में मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंच चुकी है, तो वहीं फतेहपुर में बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के सुपंथा गांव में पहुंची। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिले के किसानों को उन्नत आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत गेहूं की फसल में ड्रोन उड़ाकर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी और 15 लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड भेंट किया। यहाँ कितना जबरदस्त उत्साह है। जैसे जैसे ये गारंटी वाली गाड़ी गांव में पहुंच रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये गारंटी वाली गाड़ी उम्मीदों का प्रतीक है और सरकार के प्रति जनता के विश्वास का भी प्रतीक है। वहीं लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया। मैं मड़ई में रहता था, मुझे आवास मिल गया है। मैं पक्का में रहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। उनको धन्यवाद देता हूँ जो कि मुझे आवास मिल गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद फतेहपुर के असोथर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैंपसी पहुंची। आईसी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों का पंजीकरण और प्रमाण पत्र वितरित कर मौके पर ही लाभ दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई गई। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मोदी जी की जो योजना सम्मान किसान सम्मान निधि योजना है, उसका लगातार 2019 से अभी तक मुझे लाभ मिल रहा है। उससे जो 2,000 रुपया मिलता है, उससे हमारे खाद के लिए, बीज के लिए ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि हमें खाद बीज लेने में सहयोग मिलता है। इसके सहयोग मिलने से हमारी खेत में उपज भी बढ़ी है। पहले झोपड़ी में रहते थे, मड़ैया में मुसीबत झेल के अब हमें सरकार में हमको लाभ खूब मिल रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन भी मिलती है, राशन कार्ड अंत्योदय भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्ड मिला, इससे हम अपना दवा इलाज करा सकते हैं। 5 लाख तक का इलाज इस कार्ड में सरकार ने दिया है कि आप करा सकते हो। पैसा जो हो रहा है तो इधर उधर करके हमको किसान निधि का जो पैसा मिलता है वो अपनी किसानी में लगाते हैं, बीज खाद दवा सब करते हैं। ना मिलता तो उधार लेकर के अपना काम करते हैं। और हमको लगातार पैसा 6,000 मिल रहा है सालाने में। गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में यह यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 4,309 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 841 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष 2023 के अंतिम दिन भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने के मामले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन के साथ प्रतिबंधित पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद किया गया। पैकेट में ड्रग्स होने का संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री दस्ताने बनाने का काम करती है। हादसे के वक्त 8 से 10 कर्मचारी फैक्ट्री में सो रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कौशल रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। कौशल रथ राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से कौशल से जोड़ेगा। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। नए साल के आगमन से पहले देश भर में उमंग और उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। वर्ष 2023 की विदाई और नए साल 2024 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से एक मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। ये नजारा है दिसंबर की आखिरी सुबह यानी साल का अंतिम सूर्य। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।